हमारे देश का 19 में लगभग 42% श्रम बल खेती में जुड़ा हुआ था, मगर उसका योगदान हमारी ग्रोस वैल्यू एडेड या जीडीपी में केवल 16-17%। अब आप सोचिए 42% का योगदान केवल 16-17%। तो ये बात तो सुरजीत भल्ला भी मान गए हैं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब ग्रोथ रेट कम होती है तो जाहिर है रोजगार कम होता है। जब रोजगार कम होगा तो वेतन दर नहीं होगी, तो इसीलिए कम जो विषमता होगी वो बढ़ेगी। इसीलिए आप मुफ्त अनाज बांट रहे हो। हमारे प्रधानमंत्री ने वादा तो किया था कि दो दो करोड़ रोजगार हर साल देंगे, मगर 2 करोड़ का तो छोड़ दीजिए, 1 करोड़ के आसपास भी नहीं। वो बहुत हुआ है तो लगभग 60 लाख गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार हुआ। टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है देश की। अब आप सोच सकते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे बड़ी मुश्किल से देश भर से इम्तिहान वगैरह दे करके दाखिला लेते, अब उनको इतनी दिक्कत हो रही है रोजगार पाने में, तो आप सोच सकते हैं कि टीचर का दिल दहल ही जाना है। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा के डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा साहब, जिनकी हाल ही में एक किताब आई जो बहुत चर्चा में है, इंडिया आउट ऑफ वर्क। ये भारत के रोजगार के परिदृश्य के बारे में किताब है। और और ये इस बारे में है कि किस तरह से भारत का जो नौजवान वर्ग जो रोजगार में एंगेज हो सकता है, उसके लिए मौके किस तरह के कम हुए हैं या चुनौतियां किस तरह से बढ़ी हैं। और इस किताब को का जो प्रेज़ करने वाले, इसकी प्रशंसा करने वालों में से अरविंद सुब्रमण्यम हैं, जियाद रीज़ हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं और रघुराम राजन है। ये अंग्रेज़ी में किताब है और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हिंदी में इसके बारे में बात करें। और इसका जो लिंक है अमेज़न में, वो हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप में से जिनको ये किताब पढ़नी चाहिए, अगर आपकी दिलचस्पी इस देश की इकोनॉमी में है, इस देश के नौजवानों के साथ क्या हो रहा है इसके बारे में है। और ये बहुत महत्वपूर्ण किताब इसलिए है क्योंकि भारत की लगभग आधी आबादी 30 साल से नीचे की है, जो कि काम-काज ढूँढ रही होती है, जो एक एक किसी भी समाज का एक प्रोडक्टिव सेगमेंट कह सकते हैं उसको। और उनके पास किसी तरह से रोज़गार के लिए, रोज़ी-रोटी के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ सामने हैं, जिसके बारे में इस किताब में विस्तार से बात हुई है। और उसको लेकर काफ़ी डेटा और उसके आधार पे ये बात हुई है। जिसके बारे में हम जानते हैं कि मुख्यधारा का मीडिया किस तरह से काम करता है, हमारी सरकार किस तरह से काम करती है, और एक जो नैरेटिव जिसको हाईजैकिंग करते हैं, जहाँ पे डेटा के साथ क्या होता है वो क्या होता है। प्रोफेसर मेहरोत्रा जो हैं वो जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं, यूनिसेफ में सलाहकार रहे हैं। और उनके साथ जजाति फरीदा साहब हैं, जो उनके साथ भी इन्होंने किताब लिखी है। वो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में दोनों अर्थशास्त्री हैं। और इसलिए ये बहुत जिसको कहना चाहिए कि उन्होंने एक पूरे एक अ अ, अंग्रेजी में उसको एलिफेंट इन द रूम कहते हैं कि उसको एड्रेस करने की कोशिश की है, भारत की जो अर्थव्यवस्था को लेके। आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रोफेसर मल्होत्रा। तो पहले तो इस किताब के बारे में सोचा कैसे, और ये कैसे इसको इसको आपने आकार कैसे दिया? देखिए, सोचा कैसे का तो बहुत आसान है जवाब। अ, जो भी प्रोफेसर जेएनयू जैसी जगह में पढ़ाएगा, जिसका रोजमर्रा में बच्चों से मुलाकात होती है, और वो देखिए टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है देश की। जी। अब आप सोच सकते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे बड़ी मुश्किल से देश भर से इम्तिहान वगैरह दे करके दाखिला लेते, अब उनको इतनी दिक्कत हो रही है रोजगार पाने में, तो आप सोच सकते हैं कि टीचर का दिल दहल ही जाना है। अच्छा, इसलिए दहल जाता है क्योंकि एक 10-12 साल पहले भी ये स्थिति नहीं थी, और स्थिति में बड़ी तेजी से परिवर्तन आया है। और उस परिवर्तन आने के दो मूल कारण हैं। एक मूल कारण ये है कि हमारे देश का युवा और ख़ास तौर से हिंदी पट्टी की युवतियाँ बड़ी तेज़ी से पढ़ी लिखी जा रही हैं, और
जाहिर है उनकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। तो इतनी मात्रा में कभी हमारे देश के हायर एजुकेशन सिस्टम में इतने छात्र नहीं आए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आंकड़ों के सहारे से बताता हूं मैं कि 2006 में हमारी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में 18 से 23 साल की उम्र के जो छात्र छात्राएं होते हैं, वो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो केवल 11% था। और वो 10 साल के अंदर, 11 साल के अंदर ही 17 में आकर के वो 27% होगा, 11 से 27। अब और जबकि कुल संख्या जो छात्रों की है, जो आ, उम्मीद करते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगा, उनकी संख्या बढ़ रही। अब आप सोचिए कि तो इसलिए ग्रेजुएशन से निकलने वाले हमारे देश में 1 करोड़ छात्र हैं, छात्र छात्राएं हर साल। इस वजह अब इस स्थिति में जाहिर है ये बच्चे सारे रोजगार ढूंढते हैं। अब रोजगार इस रफ्तार से पैदा नहीं हो रहा। हमारे प्रधानमंत्री ने वादा तो किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, मगर 2 करोड़ का तो छोड़ दीजिए, 1 करोड़ के आसपास भी नहीं। वो बहुत हुआ है तो लगभग 60 लाख गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार हुआ। और मैं गैर कृषि क्षेत्र की बात को अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकार दावे ये कर रही है पिछले 10 साल से कि अरे रोजगार तो हो रहा है, बल्कि पिछले 4-5 साल में कोविड के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात का दावा किया और संसद से किया कि हमने 8 करोड़ नया रोजगार 4 साल में ही पैदा कर दिया। जब मैंने ये आंकड़ा सुना तो मैं मुस्कुराया, और मैंने जाहिर है उसका मुझे स्रोत मालूम था। 1-2 सरकारी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये निकाल लिया था कि कि कृषि में 8 करोड़ रोजगार पैदा हुआ, यानी कि लोग गैर कृषि में जो जहां वो रोजगार ढूंढते हैं वहां मिला नहीं, तो वो कृषि में जुड़ गए, युवतियां भी बड़ी संख्या में जुड़। अच्छा, और ये केवल 4 साल 4 साल के अंदर हुआ, और इसकी चर्चा हम किताब में करते हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे नहीं, मैं ये कह रहा था कि इसको और से एक्सप्लेन करें तो ये है कि मैं पढ़ लिख के शहर में आया और मुझे नौकरी नहीं मिली, तो मैं अपने गांव लौटा। और गांव में जो भी खेत में अगर हमारा काम था तो हम उस काम में चले गए। वहाँ पे पहले से मेरा भाई काम कर रहा था या मेरे पिता वहाँ काम कर रहे थे, तो मैं भी वही काम उतने ही ज़मीन पे हैं। वही काम करने लगा। तो वो रोज़गार मिलना कैसे कहा जाएगा, इसको लेकर सवाल उठते रहे। तो सरकार ने 2 बातें की। सरकार ने कहा कि एक तो खेती भी रोज़गार है और लोग जो मजबूरी में उसी खेत पे उतने ही बीघा एकड़ में काम करने को भी वो रोजगार कह रहे थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक उन्होंने पकौड़ानॉमिक्स शुरू किया कि नाम से चीज की ये पकौड़े बेचना भी रोजगार है, भले आप मजबूरी में बेच रहे हो। पकौड़े बेचने का मतलब ये भी है कि मैंने अगर जो पढ़ाई कर रखी, मैं जो मेरा हुनर है, जो मेरा स्किल है, उसके मैं उसके वो काम नहीं कर रहा हूँ जिसका जो मेरा स्किल है, पर मैं कुछ और कर रहा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ, पर वो भी रोजगार है सरकार के हिसाब से। बिल्कुल आप सही बोले। मैं पकोड़े पे अभी 1 मिनट में आता हूँ, मगर आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया। उसका एक और आयाम है निधीश जी, वो भी मैं आपके श्रोताओं के लिए समझा देता हूँ। वो ये है कि बच्चियां भी खूब, मैंने जैसे बोला कि बच्चियां भी पढ़ी लिखी जा रही थी, और ये बच्चियां मतलब हिंदी पट्टी की बच्चियां भी थी, गांव की बच्चियां भी थी, और उनका एनरोलमेंट जबरदस्त तौर से हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी ही नहीं, हायर सेकेंडरी और फिर विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में हुआ। अच्छा, तो वो भी पढ़ लिख करके जब निकलने लगी और वो बिहार तक में निकली, तो उनकी उनकी आकांक्षाएं जाहिर है अलग थी। मगर जब वो पाती हैं कि वो रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो कृषि से ही जुड़ जाती है। तो वो खेती में वो खासतौर से महिलाओं का दोबारा जुड़ाव। देखिए, 15 साल 2004 से 19 तक हम ये दिखाते हैं किताब पुस्तक में कि लोग कृषि छोड़ रहे थे, भारी मात्रा में छोड़ रहे थे, जो हमारे देश में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि
हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हम अपने को विकासशील कहते हैं, मगर विकास का अर्थ ये होता है कि लोग कृषि छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कृषि में उत्पादकता उद्योग से और सेवाओं से कहीं कम होती है। उसका मैं एक बड़ा साफ उदाहरण, क्या मतलब सबूत के संग आंकड़ा पेश करता हूं आपके लिए कि हमारे देश का 19 में लगभग 42% श्रम बल खेती में जुड़ा हुआ था, मगर उसका योगदान हमारी ग्रोस वैल्यू एडेड या जीडीपी में केवल 16-17%। अब आप सोचिए 42% का योगदान केवल 16-17%। तो जाहिर है प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होगी क्योंकि उत्पादकता कम है। अच्छा, तो आप इसीलिए चाहते हैं कि आप पढ़ लिख जाएं और आप कृषि से बाहर आएं। हुआ उल्टा। तो 8 करोड़ रोजगार पैदा करने की जो का दावा था, वो तो पूर्ण रूप से खोखला था। मगर बल्कि ये देखने वाली बात है, गौरतलब बात ये है कि उल्टा हो रहा था, जो होना चाहिए उसका उल्टा हो रहा। अच्छा, इसी दौरान ये आपके श्रोताओं को समझना जरूरी ये है कि सरकारी रोजगार बढ़ नहीं रहा था। उसमें हम आएंगे आगे चलते हुए, क्योंकि सरकारी रोजगार की बड़ी तलब बढ़ गई है। इतनी तलब 10-12 साल पहले तक नहीं थी, क्योंकि निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहा था। निजी क्षेत्र में लगभग 75 लाख रोजगार हर साल पैदा हो रहा था 2004 से 15 तक। इसका हम सबूत देते हैं आंकड़ों सहित, सरकारी आंकड़ों के सहारे। तो इसी वजह से लोग कृषि छोड़ करके गैर कृषि में जुड़ रहे थे, मगर वो कम हुआ और अब रोजगार ढूंढने वालों की संख्या बढ़ गई है। वो करीब आप समझिए कि 1.25 करोड़ सालाना हो गई है, नया युवा जो जुड़ रहा है। अच्छा, दिक्कत ये है कि क्योंकि नया रोजगार कम पैदा हो रहा है, तो जो अ, आज का युवा जुड़ रहा है उसको नहीं मिलता, तो बेरोजगारी की दर बढ़ी हुई। तो बेरोजगारी की दर 2012 और 17-18 के बीच में तिगुनी हो गई थी। तिगुनी 6% से 18%, ये 15 और 29 के बीच। तो अब आप देखिए, तीन समूह ऐसे हैं जिनके लिए भारत की अर्थव्यवस्था को रोजगार पैदा करना है। इसीलिए हमारे देश के युवा इतने त्रस्त हैं, इतने दुखी हैं। एक समूह वो जो मतलब कृषि में वैसे ही अधिक मात्रा में था, और अब 8 करोड़ और जुड़ गया है पिछले 4-5 साल में, उसको निकालना पहला समूह। दूसरा समूह, ये जो कुछ नहीं तो 60 से 70 लाख नया युवा युवतियां जुड़ते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, और वो जाहिर है गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार ढूंढेंगे। तीसरा समूह वो है, अब आप सोचिए कि तीसरा समूह वो है जो मतलब जिसे कहते हैं कि मतलब एक तो कृषि से निकलना है, एक नए लोग जुड़ रहे हैं, और एक वो हैं जो रोजगार ढूंढते ढूंढते थके मांदे फिर कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं। उनको नीट कहा जाता है, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। अब इन ऐसे युवाओं की, और ये युवाओं की संख्या मैं बता रहा हूं, ये संख्या 2012 में, हम इसके आंकड़े दिखाते हैं, 2012 में 5 करोड़ थे, वो बढ़कर के 10 करोड़ हो गए। बस सोचिए, ये बड़ी भारी संख्या है, बड़ी भारी संख्या है। अब आप संख्याएं सुन रहे हैं कि मतलब कितनी। अच्छा, अब मैं वापस आ जाता हूँ उस मुद्दे पे तो ये तो आपने मान लिया कि करीब हमको 1.25 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करना आवश्यक है। हमको चक्कर ये है कि रोजगार केवल 60 लाख हो रहा है, हमें देना है करीब 1.25 करोड़, यानी कि दुगना देना है। तो इसलिए ये स्थिति बड़ी गंभीर है। अब हमें करना क्या है, इस पे हम थोड़ा सा आगे चल के चर्चा कर लेंगे, मगर मोटी बात यह है कि समस्या को समझना जरूरी है। तो मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा, तो एक जरिया तो ये है कि सरकारी नौकरी अगर बढ़े, किसी भी प्रकार की, चाहे राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, बैंक हो, इत्यादि इत्यादि, वो अगर बढ़ रही हो
उसको बढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक विकासशील देश के को चलाने के लिए एक सक्षम राज्य की जरूरत होती है। केपेबल स्टेट जिसे कहते हैं, केपेबल स्टेट के का अर्थ ये होता है कि उसकी कुल सरकारी जो श्रम बल है वो बढ़ना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। उसकी संख्या में मतलब स्थिरता नहीं आनी चाहिए। हमारा तो स्टैग्नेंट है, बिल्कुल तो रिटायर हो गए, वो निकल गए, उसके बाद वो भर्तियां नहीं हो रही तो वो स्टैग्नेंट हो। अब आप सोचिए, अब ऐसी स्थिति में अगर बद इंतजामी इसके ऊपर से चार चांद लगा दे स्थिति में, मतलब बड़े दुख से मैं ये बात, ये शब्द बिल्कुल इस्तेमाल भयावह भयावह आदत चाहिए ये कि आप बस कि मतलब ऐसी स्थिति में बच्चे इतना मेहनत करके पहले पढ़े लिखे निकले, इतनी पैसा खर्च करके उसके बाद तैयारी करते हैं, एग्जाम लेते हैं, उसके ऊपर से एक माफिया निकल आया है। अब आप सोचिए, पिछले इस तरीके का माफिया राज इम्तिहानों को लेकर के नहीं था पहले। मतलब जी ऐसा नहीं पेपर लीक नहीं होता था। अब 2015 से पहले भी करीब 10, उसके पिछले 10 साल में करीब 15 लीक हुए थे। अब आप समझ लीजिए वो रेट था करीब एक सवा एग्जाम का लीक सालाना। अब सुनने में आया है कि पिछले 10 साल में 90 लीक हो चुके हैं। अब आप जी सोचिए, ये मतलब इसमें इसको इस तरह से देखिए कि एक तो बच्चा जो अपने रियल टाइम में पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके माँ-बाप उसमें फ़ीस देते हैं, पैसा देते हैं। एजुकेशन में भी सरकारी कॉलेज नहीं बढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज बढ़ रहे हैं, वो की फ़ीस बढ़ रही है वहाँ पे। उसके बाद वो कोचिंग कोचिंग वाला एक अलग अलग मामला है कि कोचिंग लेने जाता है कि चलो मैं ठीक से पास कर जाऊँगा तो मेरी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। फिर वो एग्ज़ाम नहीं हो पाता ठीक से, फिर वहाँ पे पेपर लीक और वहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है। तो ये मतलब ये जो लोग जो रुके हुए हैं कि हमको कोई काम मिलेगा या वहाँ तक पहुँचेगी, उसके पहले ही उनकी गाड़ी बैठ जाती है जाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोचिए नीतीश भाई कि इसका एक समग्र परिप्रेक्ष्य भी मैं आपको समझाता हूँ। अर्थव्यवस्था पे बात ले आते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ शिक्षा प्रणाली पे और रोजगार पे बात कर रहे हैं, मगर अर्थव्यवस्था की प्रणाली पे भी ही बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर अब समस्या ये है कि निजी क्षेत्र में रोजगार पैदा नहीं हो रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि निजी क्षेत्र में रोजगार पैदा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2004 से 14 तक तो सरकारी नौकरियां बड़ी बढ़ रही थी, नहीं बढ़ रही थी, मगर इस तरीके के इम्तिहान का लीक तो नहीं हो रहा था। ओके, मगर निजी क्षेत्र में बढ़ रही थी तो इतनी मारा मारी नहीं, इतनी प्राई प्राई नहीं बची हुई थी कि ओके। तो अब स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति समझिए, क्यों आई आर्थिक स्थिति, उसको उसका मैं अभी 1 मिनट में बताता हूँ। मगर का खमियाजा क्या हुआ यह है कि अगर रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में नहीं बढ़ता है तो वेतन दर नहीं बढ़ता। और मैं हम कैलकुलेट करते हैं रियल वेजेस, चाहे आप दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे आप रेगुलर वर्कर हो, सैलरीड वर्कर हो, चाहे आप स्वयंसेवी हो यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हो, कि मतलब आप छोटी दुकान करते हो, नाची मोची हो, नाई हो, मुद्रा लोन आपने दिया हुआ है, ठेले वाले हो, कुछ भी करते हो आप, तो आपकी अर्निंग्स नहीं बढ़ रही। अब आप सोचिए कि अगर इस स्थिति में आप ये पाएंगे कि तो आप हताश होने लगते हैं कि हमारा बच्चा क्या करेगा जब रोजगार नहीं बढ़ रहा है और बच्चे पढ़े लिखेगा। अच्छा, ये हुआ क्यों? अब ये आपको सवाल ये करना चाहिए कि ये स्थिति पहुंची क्यों। क्योंकि हमने जैसे पहले कहा कि देखिए 2004 और 14 के बीच में अर्थव्यवस्था की विकास दर करीब 8% सालाना थी। वो गिर करके सरकार का अपना दावा है कि वो 6.2% रही है पिछले 11 साल से। अब 6.2% भी कोई बहुत बुरी रेट नहीं है, हालांकि रेट गिरी है, मगर रोजगार तो बिल्कुल पैदा नहीं हो रहा ना। तो अब तो आपको हमारे श्रोताओं को ये सवाल करना चाहिए और हम ये किताब में जवाब देते हैं कि क्यों ये रेट गिरी है। मतलब 6.2 क्यों आ गए, उसके 3-4 कारण हम किताब में चर्चा करते। वो क्या है?
सरकार की नीतियों की गलतियों की वजह से। कौन सी नीतियां? देखिए, 2015 तक तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी खासी चल रही थी, उसी रफ्तार पे जो उससे पहले के, मतलब 10 साल से 12 साल से चल रही थी, 2003 से। 2016 में 8 नवंबर को आपको याद होगा, एकदम से 4 घंटे की नोटिस में नोटबंदी कर दी जाती है। तो हम उसका उसका खमियाजा कौन भुगतता है? एक तो कृषि का क्षेत्र, क्योंकि वहां पर खेती खेती में तो आपको मालूम है सारा पैसे में काम होता है और लेन देन होता है, और छोटी इकाई MSMEs, ठीक ठीक है, वो उन पे आघात भयंकर हुआ। वो आघात खत्म ही हुआ था, क्योंकि वो तो जाहिर है सारा लेन देन उनका कैश में ही होता है, नकदी में होता है। तो वो जो नकारात्मक असर हुआ, छोटी मोटी इकाइयां बंद हुई, रोजगार कम हुआ, तो उसके 6 महीने बाद ही सरकार ने बेतरतीब, बिना बहुत तैयारी के, कंप्यूटर सिस्टम्स तैयार नहीं थे, GST लागू कर दिया, देशव्यापी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसकी देश को आवश्यकता थी, मगर उसकी जो डिजाइन थी वो गलत थी, क्योंकि 5 रेट्स ऑफ टैक्स कभी भी एक इतने महाव्यापी इतने महान देश में, मतलब इतने भारी देश को, जिसमें जो दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है। वाला देश है, उसमें आप एकदम से, और वो भी इतना, उससे विभिन्नता से परिपूर्ण देश, हम्म, तो उसमें आप इस तरीके की टैक्स लागू करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 17 टैक्सेस को आपने एक टैक्स में बदल दिया, और वो भी 5-5 रेट आपने लागू करी, तो उससे भी छोटी इकाइयां वो सब झेल नहीं पाई। उसका असर ये हुआ नीतीश भाई कि अर्थव्यवस्था नीचे गिरती रही, और ग्रोथ रेट हर क्वार्टर गिरी, और फिर उसके बाद आ गया कोविड। अब आप कह सकते हैं कि भाई कोविड का तो सरकार से कोई लेना देना नहीं है, बाहर से आई हमारे देश पे आपदा थी, मान लिया, मगर आप किस प्रकार उसको डील करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपकी जो सिटीजन है उस पर कितना नकारात्मक असर होता है। अब हम, किसने कहा था कि आप 4 घंटे की नोटिस पे एक देशव्यापी ऐसा लॉकडाउन कर दो 25 मार्च को 2020 में, जो मतलब एक 140 करोड़ के देश में हर आदमी को घर पे बैठा दिया आपने। ट्रेनें बंद हो गई, आपका सड़क बंद हो गई, बस बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, आपको घर बैठा दिया। अब ऐसी स्थिति में जाहिर है बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ी, छोटी इकाइयां एकदम से बंद हो गई, और पुनः पलायन, जो प्रवासी मजदूर थे वो सब पुनः पलायन करके वापस गए। आपको विश्वास नहीं होगा, जो 7-8 प्रदेश हैं जहां से प्रवासी मजदूर अधिकतर हमारे देश में फैले हुए होते हैं, ये वो 7-8 हिंदी पट्टी के ही हैं अधिकतर, बंगाल और उड़ीसा को मिला दीजिए तो 8 हो जाते हैं। वहां 3.5 करोड़ लोग वापस गए केवल उस साल। अगले साल सेकेंड वेव आई, फिर और गए। आपको याद होगा तीसरी वेव आई 2022 में, ओमिक्रॉन वेव, उसमें और फिर लोग वापस गए। इस सब की वजह से वो बात हुई जो कृषि में लोगों का जुड़ने का सिलसिला चला। अब अगर आपने उस बेतरतीब और इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन न किया होता तो ये स्थिति ना आती। दूसरी बात, अब ये इसकी चर्चा हम किताब में करते हैं, मगर इस समय शायद करने में बहुत समय लग जाएगा, कि मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट कोई बहुत अच्छा नहीं था। हमारा जो स्टिमुलस था वो बहुत कमजोर था, जिस वजह से बेरोजगारी बहुत बढ़ी, और छोटी इकाइयों पे को जो बचाना चाहिए था जिस तरीके से, वो नहीं बचा पाए, और जिसकी वजह से 8 साल लगभग 2016 के बाद छोटी इकाइयां जो धरातल पे आकर के, आपको आप सोचिए कि मतलब वो जो तिरुपुर है कोयम्बटूर के पास, एक उदाहरण के तौर दे रहा हूँ, 5,000 इकाइयां वहां पर टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स की थी, वो कम होकर के 500 पे उतर आई। अब आप सोचिए इतनी बंद हो नहीं है। तो ये कारण थे। अब मैं थोड़ा सा अपनी जबान को लगाम लगाता हूँ, आप सवाल करना चाहें जी।
मेरा एक बुनियादी सवाल सर ये था कि एक तरफ बहुत इस बात को लेकर बहुत बैंड बाजा बजाया जाता है कि हम सबसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं, 5वीं सबसे बड़ी, चौथी सबसे बड़ी, इस तरह की बातें हम करते हैं। पर साथ में करीब हम ये भी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी हमारे प्रधानमंत्री अभी राशन योजना से देते हैं। अ, हम सबसे ज़्यादा गरीब लोग मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में रहते हैं पूरी दुनिया के किसी भी देश की तुलना में। तो ये जो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं और ये शायद समझने की शायद ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि ये जो आर्थिक असमानता है, क्योंकि अगर हम सबसे ज़्यादा और एक तरफ हम बार-बार बांग्लादेश से हमारी पर कैपिटा जीडीपी घट जाती है और एक तरफ हम सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भी कहलवाते हैं। तो ये जो पेचीदा जो बहुत बात है, विडंबना। बिल्कुल। विडंबना, संगति, विभीषिका। बिल्कुल। जी, 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 जी। तो इसका मतलब समझाता हूँ मैं कि ये कैसे होता है। ये जो ग्रोथ रेट की क्लेम है, तो दावा है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी हैं, उसका भंडाफोड़ तो सरकारी अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने ही कर दिया। उससे उनके करने से पहले जो पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, वो अब वापस अपने वॉशिंगटन में पीटरसन इंस्टीट्यूट में है, उन्हों वो भी कर चुके हैं। वो ये कहते हैं, जिस जो बात मैं मेरे जैसे अर्थशास्त्री यहाँ बैठे भी कह रहे थे और डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार भी कह रहे थे। तो अरविंद की बात का मैं एक मिनट बता दूं। अरविंद का अनुमान ये है, ये बड़ा हालिया पेपर है, फरवरी में आया। कहते कि ये 6.2% की जो रेट का दावा है पिछले 10 साल में, वो लगभग 1.5 और 2% से बढ़ा चढ़ा करके अनुमानित किया गया है। उसमें खामियां हैं। किताब आप अरविंद का पेपर पढ़ लीजिए, नहीं तो हमारी किताब में तो इसकी चर्चा है ही। मोटी मतलब इसमें मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, मगर मोटी बात, पहली बात तो वो है कि तो ग्रोथ रेट है ही कम। 6.2 भी पहले से कम थी, ये तो हम चर्चा कर चुके हैं। और 6.2 भी नहीं है, वो असलियत में लगभग 4.5% है। तो ये बात तो सुरजीत भल्ला भी मान गए हैं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब ग्रोथ रेट कम होती है तो जाहिर है रोजगार कम होता है। जब रोजगार कम होगा तो वेतन दर नहीं होगी, तो इसीलिए कम जो विषमता होगी वो बढ़ेगी। इसीलिए आप मुफ्त अनाज बांट रहे हो, इसमें कोई भारी पेचीदगी नहीं है। ये सिर्फ दावा है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग वगैरह वगैरह हैं। ये तो देखिए, एक बड़ी साधारण सी बात मैं आपको बताता हूँ कि 2 महीने पहले तक हमारा दावा ये था कि हम चौथी बड़ी है। एक से एक 2 महीने बाद हम कैसे छठी कैसे पहुंचते? ऐसा तो है नहीं कि जो बीच में हैं, यूके और फ्रांस, उनकी ग्रोथ रेट बड़ी बढ़ गई। यूके फ्रांस तेज बढ़ने वाले हैं ही नहीं। वो वैसे ही इतने ऊंचे स्तर पे हैं कि वो तेज बढ़ ही नहीं सकते। हम बढ़ सकते हैं, चीन बढ़ सकता है। अब बात यह है कि रुपया गिर गया, भयंकर रूप से गिरा। क्यों गिरा, अब उसमें जाने में हमको बहुत समय लग जाएगा, मगर वो गिरा। ओके। और वो गिर रहा था, लड़ाई से नहीं गिरा है, वो पहले से गिर रहा था। जैसे गिरेगा, आप उसको डॉलर में जीडीपी मापिएगा तो वो खटाक से नीचे आ जाएगी, और इसलिए आप चौथी से छठी पहुंच गए। पहली पहली बात तो ये तो हमको परे रख देनी चाहिए कि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। दूसरी बात, हमारे देशवासियों को ये समझना जरूरी है कि अगर हम छठी भी हैं, तो भाई प्रति व्यक्ति आय में तो हम 147वें हैं। जी। तो पर से विषमता इतनी, तो आप अर्थव्यवस्था और करीब 80% लोग तो उससे बाहर हैं। इसीलिए आप इतने लोगों को आप मुफ्त अनाज दे रहे हो और रेवड़ियां बांट रहे हो। हमारे यहाँ आपके जैसे लोग जो एक मिडिल क्लास एंड अबव में हैं, वही इस अर्थव्यवस्था को चलाए हुए हैं। मतलब हम स्कूटर चलाते हैं, हम कार चलाते हैं, वो हमारे घर में वॉशिंग मशीन भी है, फ्रिज भी है, हमारे घर में एसी भी होगा। अब क्या दुनिया हमारे देशवासियों को वही गर्मी नहीं लगती जो हमको आपको लगती है? जाहिर है
केवल 8% हमारा देशवासी, 8% परिवारों के पास एयर कंडीशनर है। वो चाहते हैं कि वो हो, मगर वो कैसे होगा? वो तब होगा जब रोजगार बढ़ रहा होगा, पहली बात, और जब वेतन दर बढ़ रहा होगा, तो मिडिल क्लास बढ़ती है, तो उनकी खपत बढ़ती है। जी। इसमें जो एक सवाल जो आप ही जो बता रहे हैं कि हम क्या साफ-साफ कह सकते हैं कि भारत सरकार और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो डेटा को लेकर उसने भारत हमारे देशवासियों के साथ और दुनिया के साथ बेईमानी की है? मैंने आपको ग्रोथ रेट के बारे में तो बता ही दिया। अब मैं एक और आपको रोजगार के बारे में बेईमानी बताता हूँ। आ, वैसे जो आंकड़ों का इस्तेमाल हमने किया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वो नेशनल सैंपल और सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का है, वो पुख्ता आंकड़े हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर सरकार करती है, मैं बताता हूँ, जो आंकड़ा इन्हें पसंद नहीं आता उसको छुपा दे ले जाता, आखिर में जाकर के वो निकल आता है, तब पोल खुल जाती है। दो उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण यही पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बताता हूँ। ये हर साल हमने, हमारे देश में ये सर्वे शुरू हुआ है। लेबर फोर्स सर्वे हमारे देश में हर 5 साल पे होता था। तो 2004-05 में हुआ, फिर 9-10 में हुआ, फिर 11-12 में हुआ, फिर उसके बाद 17-18 में ये निर्णय लिया गया कि हम सालाना करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, रोजा हर साल होना चाहिए। हमारा महाकाय देश है, और महाकाय देश में युवाओं की संख्या अधिक है, तो इसलिए आवश्यक है कि हमको रोजगार की स्थिति के बारे में ब्यौरा निरंतर मिलता रहे। अब आप देखिए, 17-18 का डेटा जनवरी 19 में तैयार था, और वो रिलीज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव था। अच्छा, जब मगर बिजनेस स्टैंडर्ड के एक जर्नलिस्ट ने उसको भंडाफोड़ कर दिया। हमको पता चल गया कि ये बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ गई, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 17-18 में पाई गई थी। सरकार ने ये आंकड़ा इलेक्शन जीतने के बाद 1 हफ्ते बाद ही रिलीज किया। तो हमारे जैसे अर्थशास्त्री जो ऐसे मामलों पे कड़ी नजर रखते हैं, उनकी तो चर्चा हम लोग कर रहे थे, मगर आम जनता को नहीं पता चला था कि क्या खमियाजा देशवासियों ने भुगता नोटबंदी का और जीएसटी का, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट कम होती चली गई। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण देता हूं। आ, अभी मतलब कई उदाहरण दे सकता हूँ, दो ही देकर के चुप हो जाऊंगा। दूसरा उदाहरण ये है कि अभी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ, 22-23 में हुआ, और 23-24 में हुआ। अच्छा, तो इसको बहुत, पहली बात तो देर सवेर करके किया गया। 11-12 में हुआ, तब आप सोचिए इसको। उसके बाद दोबारा हुआ था 17-18 में, मगर सरकार को वो वहां के रिजल्ट पसंद नहीं आए, तो वो उन्होंने रिलीज ही नहीं किया, या मतलब बताने लगे कि बड़ी खमिया उसमें कमियां हैं बकरा वगैरह, और सरकारी अर्थशास्त्री सब साथ पे उतर आए कि देखिए बहुत कमियां हैं इस आंकड़े को, इसको नहीं रिलीज करना चाहिए वगैरह। ओके, चलिए मान लिया। 17-18 का वही पीएलएफएस उन्होंने रिलीज कर दिया, जिसमें भंडाफोड़ हो गया, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर दूं, मगर वो 17-18 ने। अब 22-23 वाला सुनिए, 22-23 और 23-24। अब ये जब रिलीज हुआ, तो वर्ल्ड बैंक उसकी एनालिसिस करता है, और कुछ सरकारी अर्थशास्त्री उसका विश्लेषण करके हमको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे, वो उनकी का अनुपात 2012 में 22% था। वो पिछले 10-12 साल से में गिर करके वो आ गया है कुछ 10% से नीचे के, 5% आ गया। 5%, 22 से 5 आ गया। अच्छा भाई, जब वो जब वो जारी किए गए आंकड़े, मतलब सर्वे निकला, अब हम लोग, हमारे जैसे जो घाघ हैं, वो देख रहे थे कि भाई ये सर्वे किस प्रकार किया गया था, इसको उसको हम लोग
परखे बैठे हुए थे, जब ये दावा किया गया तो हमने दुनिया को बताना मजबूरी समझा कि ये जो 22-23 23-24 में आपने सर्वे किया है, उसमें मेथोडोलॉजी बदल गई है। जो 11-12 में मेथोडोलॉजी की सर्वे की और जो क्वेश्चनेयर थे और कितनी बार आप परिवार को विजिट करते हैं, उस सब में परिवर्तन आया था। तो मेथोडोलॉजी बदलने से आप ये तुलना कर ही नहीं सकते, 22-23 23-24 की तुलना 11-12 से कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेथोडोलॉजी बदल गई। जब आप तुलना ही नहीं कर सकते तो आप किस आधार पर ये तुलना कर रहे हो? तो हमने उनकी मतलब जाहिर है पर्दाफाश कर दिया। अब वो पर्दाफाश करने वाले तो जाहिर है फिर उनको मतलब भला बुरा कहा ही जाना है। तो हम लोग बहुत बुरे बने रहते हैं सरकार। जी। मुझे नरोत्तम साहब आखिरी में एक सवाल ये पूछना है कि जैसे आपने कहा कि जो जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि विदेशी जो निवेश था वो कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो देश से बाहर जा रहे हैं, जो मिलियनेयर्स वगैरह हैं। तो और आप कह रहे थे कि जो जो ऑफसेट था, जो नौकरियां नहीं बढ़ पाने का जो ऑफसेट जहाँ से होती वो प्राइवेट सेक्टर से हो रही थी। तो जिसकी मेरे ख्याल से मेरे जैसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो लाभार्थी हैं, जो जो 91-92 में वर्कफोर्स में आए होंगे और उसके बाद वो अभी तक वो एक तरह से एक अपना करियर बना पाए या उनकी समृद्धि आ पाई। इस देश में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। जी। पर अब जो आप देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो उसको अपॉर्चुनिटी या मौके, अवसर जो हैं रोजगार के वो श्रिंक हो रहे हैं जैसे कि आपने कहा। तो अब हम उम्मीद की तरफ ये जो नौजवान वर्ग है, जो आधा हिंदुस्तान जो 30 साल के नीचे का है, वो किस तरफ देखे? सरकार ज़ाहिर तौर पे उसके लिए समाधान निकालती हुई नहीं दिखलाई दे रही है। तो वो कहाँ जाए, कैसे करे वो अपना रास्ता कैसे निकाले सर? देखिए, ये रास्ता अमूमन छात्र नहीं निकाल सकता और ना ही उसके माता पिता निकाल सकते हैं। उ, 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 उनके लिए मेरी राय केवल इतनी होगी, केवल इतनी, कि वो अपने को जितना और सक्षम बना सकते हैं पढ़ लिख करके, नई स्किल्स प्राप्त करके, नए ज़माने की जो स्किल्स हैं उनको प्राप्त करते रहें, तब तक जब तक वो ये नहीं पाते कि लेबर मार्केट में उतर करके उनको उस प्रकार की नौकरी मिल जाएगी तो वो चाहते हैं। और दूसरी बात मैं उनको राय ये दूंगा कि इस प्रकार से सरकारी नौकरी के इम्तहानों की के लिए इतनी मशक्कत न करिए, क्योंकि वो सरकारी नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं और आपकी संख्या बहुत है जो आप इम्तहान दे रहे हैं। तो अगर 100 में आधा ही प्रतिशत आपकी चांस है, तो आप क्यों इस तरीके की लॉटरी में घुसना चाहते हैं? न करिए ऐसा। बेहतर ये है कि आप 2-3 वर्ष ज़ाया करने के बजाय अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहिए। तो ये तो अब छात्रों की और बच्चों की बात है, मगर सरकार की बात करते हैं कि देखिए, किताब में हम इसकी लंबी चर्चा करते हैं, महिलाओं के लिए चर्चा करते हैं, शिक्षा के किस क्षेत्र में क्या बदलाव आने हैं उसकी चर्चा करते हैं, और सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार जो जो निजी क्षेत्र में 90% हमारा श्रम बल है, उसके पास सामाजिक सुरक्षा किसी प्रकार की नहीं है, उस सब की चर्चा करते हैं। मगर सबसे बड़ी चर्चा जो हम आखिरी 90 चैप्टर में करते हैं वो ये है कि दुखद बात हमारे देश की विकास नीति के बारे में ये रही है कि पिछले 35 साल से हालांकि ग्रोथ रेट हमारी बढ़ी अवश्य अवश्य है, और आमदनी प्रति व्यक्ति आय अवश्य बढ़ी है, मगर रोजगार कहीं अधिक पैदा हो सकता अगर हमारी सरकार ने एक औद्योगिक नीति, समग्र औद्योगिक नीति को अपनाया होता। देखिए, दक्षिण के जो राज्य हैं हमारे, उन उन राज्यों ने बड़ी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को अपनाया, रोजगार पैदा किया। और आपको मैं एक केवल तमिलनाडु का उदाहरण देता हूँ, फिर मैं अपनी मोटी बात पे वापस आऊंगा जिसमें चर्चा को समाप्त करने की ओर बढ़े हम, कि तमिलनाडु की जो नीतियां हैं उन्होंने मानव विकास पे तो जोर दिया ही दशकों से। इसकी वजह से उनकी उनकी जो जनसंख्या
बढ़त दर है वो जबरदस्त तौर से नीचे आई, मगर उन्होंने महिलाओं को पढ़ाया, कुपोषण पे काम किया, स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक किया, सामाजिक स्वास्थ्य सेवाएं, जिससे जो ह्यूमन कैपिटल लेवल था उससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनवाइट हुआ। जो हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी, हमारा अपना जो बड़ा आसामी है, बड़ा कॉर्पोरेट है जो इन्वेस्ट करता है, वो दक्षिण के राज्यों में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करता। जी। तो वहां रोजगार निजी क्षेत्र में बढ़ा, और महिलाओं के लिए देश भर में जितनी फैक्ट्री जॉब्स हैं उसका 40% केवल एक राज्य में है, तमिलनाडु में। बात सोचिए, यानी कि सब संभावना है। बिहार भी कर सकता है, यूपी भी कर सकता है, चलिए उस रफ्तार से नहीं कर सकता, मगर पहली बात तो ये काम कर दो कि सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त प्रदान कर पाओ। और ये आपका जो तो आयुष्मान भारत है, उसके द्वारा आप हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज तो देते हो, उसमें भी खूब धांधली चल रही है। आप पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे पैसा बढ़ाओ। वही ये सब काम किया कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल ने। तो वो ये काम करना, एक तो हमारी युवकों और युवतियों को तैयार करना है रोजगार के लिए, और उनको अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप दिलाना फॉर्मल एंटरप्राइजेज में सरकार का काम है। एक 1961 का एक्ट है, उसके तहत उसमें बढ़त जरूर हुई है, मगर वो बढ़त को कहीं 10 गुना ले जाना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। मगर औद्योगिक नीति पे मैं वापस आता हूँ, मतलब जी खत्म करता हूँ। देखिए, औद्योगिक नीति का अर्थ यह है कि हमें लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी, जो हमारे देश में नहीं बढ़ी है। दिक्कत यह है, तो रोजगार निजी क्षेत्र में अगर बढ़ेगा तो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ना है, और वो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, श्रम गहन जो उद्योग है, वो कौन उसमें ज्यादा कार्यरत है? वो छोटी इकाइयां हैं, एमएसएमईज हमारे देश की इकाइयां हैं। हमारे देश में 5,500 क्लस्टर्स फैले हुए हैं। मैं यूपी का उदाहरण दे देता हूँ कि आपको फिरोजाबाद में आपको ग्लासवेयर का काम मिल जाएगा, आपको ग्लासवेयर का काम मुरादाबाद में मिल जाएगा, आपको ताले का काम अलीगढ़ में मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके के नीतीश भाई 5,500 छोटे बड़े शहर हैं जहां पर इस प्रकार का काम। अब उसमें सरकार को और तवज्जो देनी है, न कि अडानी, अंबानी, रिलायंस इत्यादि इन कंपनियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाते चले जाइए या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करिए। क्योंकि आप एक्सप्रेसवेज टू नोवेयर बना दीजिए, आप यूपी में 15 आप एयरपोर्ट बना दीजिए, जिसमें से आपको 5-6 फिर बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई वहां फ्लाइट जाने के लिए नहीं तैयार है, कोई एयरलाइन जाने के लिए नहीं तैयार है। तो आपने वो इन्वेस्टमेंट किस लिए किया? आप वही पैसा अगर आप स्कूलों में लगा देते तो आपको क्या दिक्कत थी? आप पब्लिक हेल्थ में लगा देते। अरे भाई, आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ नीतीश भाई, ये बहुत दुखद आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपके श्रोताओं को समझना आवश्यक है क्या, कि हमारे देश और खास तौर से हमारी हिंदी पट्टी के जो 5 वर्ष के से कम की उम्र के बच्चे हैं, उनकी स्टंटिंग रेट 35% है। उनकी मैल न्यूट्रिशन रेट, कुपोषण की दर 32% है। अफ्रीका से लगभग दुगनी। वेस्टिंग की रेट, यानी कि अत्यधिक दुबले बच्चे, बच्चे कमजोर होते हैं जो। दुबले वेस्टिंग उसे कहते हैं, स्टंटिंग यानी कि बौनापन। वेस्टिंग से ग्रसित बच्चे 2021 में 19% थे, जो 2024-25 का जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा आया है देश में, वो आंकड़ा में रत्ती भर कमी नहीं आई। 19% के बजाय वो 19.3% पहुंच गया है। आप सोच सकते हैं कि यूपी, बिहार वगैरह में और गांव में और दलित बस्तियों में तो ये वेस्टिंग का और स्टंटिंग का अनुपात कितना अधिक होगा। ऐसे बच्चे एआई की
के में बढ़ती टेक्नोलॉजी के देश में रोजगार क्या प्राप्त करेंगे, अर्थव्यवस्था को क्या सक्षम बनाएंगे, क्या विकसित भारत बनेगा। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। आखिरी में एक सवाल, ये जो आपकी किताब में तो इसमें एक तो नीतियों की बहुत सारी बात है, पर ये आपको क्या लगता है कि ये जो नीति है ये इस राजनीति मतलब पॉलिटिकल मामला भी है या सिर्फ पॉलिसी का मामला है? मैंने क्योंकि कल मामला है। आपने बहुत सही सवाल किया। हम किताब में उसकी इतनी चर्चा नहीं करते हैं, मगर एक आपने बहुत सही सवाल किया। मैं समझाता हूँ कि उसको उसके दो पहलू हैं, तो संक्षेप में उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला पहलू ये है कि लोग कहते हैं कि देखिए बड़ा करप्शन है बहुत करप्शन। अरे भाई, मान लिया करप्शन है, मगर ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में करप्शन नहीं है और यूपी में ही बहुत बड़ा करप्शन है। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि चीन में करप्शन नहीं था और नहीं है। तो असलियत यह है होती है कि जो राज्य है, यानी कि द स्टेट, वो सक्षम कितना है, वो अपनी नीतियों और अपनी मानसिकता से कितना डेवलपमेंटल है, विकासोन्मुख है। विकासोन्मुख होना उसका बहुत जरूरी है। रोजगारोन्मुख है कि नहीं है। सिर्फ विकास की बात नहीं करनी चाहिए कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, यूपी कह रहे हैं। अरे भाई, रोजगार पैदा कर रहे हो कि नहीं गैर कृषि क्षेत्र में। सवाल पहली बात। तो करप्शन, देखिए, मैं ये एक बात भी इस विषय में ये कहना चाहता हूं कि अगर विकास दर बढ़ेगी तो आमदनियां सरकार की भी बढ़ेंगी और आमदनी प्राइवेट सेक्टर की बढ़ेगी, तो पॉलिटिशियन की भी आमदनी बढ़ेगी ही। आप बात मेरी समझ रहे हैं, इससे आगे नहीं कहूंगा। और नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात। मैं क्या से इसमें जो बात ये कह रहे हैं, एक दो तरह के करप्शन हैं। एक है जो 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 उसको खुद को खोखला कर रहा होता है, जब जब आप खुद को खा रहे होते हैं। जी, दूसरा दूसरा वो है जो जो एक तरह की कॉम्पिटेंस और आपकी स्मार्टनेस के साथ में आता है। मतलब जी, ये हम दोनों जगह दोनों पहलू देख सकते हैं। इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि उसको उसको एक ब्रॉड ब्रश करके खत्म करना मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि तमिलनाडु में भी करप्शन होगा। अ, हम देखते हैं कि कहाँ-कहाँ सरकार जो है वो ईडी और उसको भेजती है। वो ज़्यादातर ईडी और सीबीआई जो है गैर हिंदी प्रदेश में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी नहीं है। तो हाँ, ज़ाहिर तौर पे ज़ाहिर तो हाँ, तो ज़ाहिर तौर पे ये दिख रहा है। तो वो पर ये बात कॉम्पिटेंस की है कि अगर आप दुनिया बड़ी कर पाएँगे अपनी, तो शायद हर किसी को कुछ ज़्यादा मिल भी पाएगा। और दूसरी बात जो शायद जो महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि जो कि गांधीयन थॉट था कि हम कतार के आखिरी व्यक्ति के साथ को कितना ध्यान में रख पा रहे हैं। क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि जो आर्थिक असमानता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हम कतार के पहले व्यक्तियों का ध्यान रख रहे हैं। हम कतार के आखिरी व्यक्तियों का ध्यान नहीं रखते दिखलाई दिखलाई पड़ रहे हैं इन सालों में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर मल्होत्रा इस बातचीत के लिए। दर्शकों, ये किताब इनकी नई आई है। मल्होत्रा साहब हिंदी में बहुत बहुत बेहतरीन लिखते हैं। उनकी हिंदी में भी किताब है, उनको भी लिंक्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। पर अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं, ज़रूर इस किताब को पढ़िए और शायद इससे इस देश की नीति, राजनीति, अर्थव्यवस्था को समझने में आपको ज़्यादा मदद मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया इस किताब को लिखने के लिए प्रोफ़ेसर मल्होत्रा आपका, और बहुत शुभकामनाएँ इस किताब के लिए। अ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो इसको अपने हम-ख़याल लोगों के साथ साझा करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इन बातों को लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, हम सबकी ज़िंदगी से जुड़े हुए, और ख़ास तौर पर इस समय की जो पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी है उसके लिए, जिसके लिए मेरे ख़्याल से प्रोफ़ेसर मल्होत्रा, मैं जैसे लोग, शायद हम सब लोग एक तरह से गुनहगार महसूस करते हैं खुद को, क्योंकि हमने उनके लिए वो शायद रास्ते नहीं बनाए जहाँ पे अब उनको रास्ते नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। ये इसलिए हम सबकी साझा चिंता, सरोकार का ये विषय होना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया फिर से आपका। अपना ख़्याल रखिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।